हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 वृत्त यानी सर्कल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं के संपर्क में अवश्य आए होंगे जिनके आकार गोल हों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे किसी गाड़ी का पहिया, चूड़ियाँ, कई घड़ियों के डायल, 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के, चाबी के गुच्छे, कमीज़ के बटन, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। घड़ी में आपने ध्यान दिया होगा कि सेकंड की सुई घड़ी के डायल के ऊपर जल्दी जल्दी चक्कर लगाती है तथा इसका एक सिरा एक गोल पथ में चलता है। सेकंड के सुई के सिरे से बनता हुआ पथ एक वृत्त कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि अलग अलग गाड़ियों के जो पहिए हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं, और जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं 50 पैसा वो है और 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं, उनके अलग अलग साइज़ हैं। इसी प्रकार चूड़ियों के साइज़ भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है। ये बटन देख रहे हैं, ये छोटे साइज़ का है। तो इस प्रकार ये सभी जो आकृतियाँ हैं वो गोल हैं, गोल पथ में हैं। तो इनको गोल बनाने के लिए किसी न किसी नियम का तो प्रयोग किया होगा। आइए इस अध्याय में हम इन्हीं नियमों के बारे में समझते हैं कि ये नियम क्या हैं। तो ये जो पथ बना हुआ है ये वृत्ताकार पथ है। तो इस अध्याय में हम वृत्त से संबंधित पदों व वृत्त के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वृत्त और इससे संबंधित पदों के बारे में समझते हैं। हमारे पास अनुच्छेद 10.2 वृत्त और इससे संबंधित पद यानी सेक्शन 10.2 है। हम एक प्रकार और पेंसिल लेते हैं। तो इसका एक जो नुकीला सिरा है इसको हम कागज़ पर एक बिंदु पर स्थिर कर देते हैं और प्रकार को खोलते हैं। ये हमने प्रकार खोल रखी है, इस बिंदु पर हमने स्थिर कर दिया और हम प्रकार को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं। नुकीले सिरे को हमने ओ पर स्थिर रखा और दूसरे सिरे पर जो पेंसिल लगी हुई है इसको हमने घुमा करके एक चक्कर लगाया। तो इस एक चक्कर लगाने से हमें ये जो प्राप्त हुआ है, ये वृत्त प्राप्त हुआ है। तो ये हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ कि ओ को हमने स्थिर रखा, प्रकार का जो दूसरे सिरे पे जो पेंसिल लगी हुई है वे सभी बिंदु बनाए जो ए से स्थिर दूरी पर हैं। इस प्रकार हमें वृत्त की जो परिभाषा प्राप्त हुई है वो ये है। वृत्त जो हमने ये वृत्त खींचा है, तो इस वृत्त से हमें ये परिभाषा प्राप्त हुई है वृत्त की कि वृत्त एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, ये एक तल है, ये सभी ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं का जो समूह है जो तल के एक स्थिर बिंदु कौन सा है हमारे पास, ओ है, से एक स्थिर दूरी पर स्थित हों, एक वृत्त कहलाता है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर हों। ये हमारे तल पर एक बिंदु ओ है और ये सभी बिंदु क्या हैं, एक स्थिर दूरी पर है स्थित हैं, तो यह एक वृत्त कहलाता है। इस प्रकार हमने वृत्त की परिभाषा प्राप्त की। अब देखिए, ये जो स्थिर बिंदु ओ है इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो केंद्र की परिभाषा हमारे पास क्या है, देखिए, जो ये ओ स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे सेंटर कहते हैं। तो ये जो स्थिर बिंदु आया ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त की त्रिज्या, ओ स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं और त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं। ये स्थिर बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ये ओ पी जो लंबाई यानी स्थिर दूरी है, ओ पी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को भी हम त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि कोई भी बिंदु हम वृत्त के ऊपर लेंगे उसको हम केंद्र से मिला देंगे, जैसे यहाँ से लेंगे और इसको हम यहाँ मिला देते हैं,
यह रेखाखंड भी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या को हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं, एक हम रेखाखंड के रूप में तथा दूसरा इसकी लंबाई के रूप में। एक वृत्त तल को कितने भागों में विभाजित करता है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। हम एक और वृत्त लेते हैं। एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है। ये हमारे पास एक वृत्त है। तो ये वृत्त का जो अंदर का भाग है, ये वृत्त के अंदर जो भाग है इसको हम अभ्यंतर कहते हैं। अभ्यंतर भाग है ये इसको इंग्लिश में हम इंटीरियर पार्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास वृत्त का अभ्यंतर भाग है। और ये जो वृत्ताकार जो पथ है इसको हम कहते हैं वृत्त। क्या है ये? वृत्त है। जो हमने ये पेंसिल से ये जो पथ बनाया है ये वृत्त है। जो इस वृत्त के बाहर का भाग है इसको हम बहिर्भाग कहते हैं। ये जो बहिर्भाग है इसको हम इंग्लिश में एक्सटीरियर बोलते हैं। तो इस प्रकार एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है। पहला है हमारे पास अभ्यंतर, पहला भाग है अभ्यंतर, और दूसरा भाग है वृत्त, और तीसरा भाग है हमारे पास बहिर्भाग। अब देखिए, तो इसको हम इस प्रकार, अब ये हमारे पास ये वृत्त का केंद्र O है। तो ये O बिंदु कहाँ पर स्थित है? ये वृत्त के अंदर स्थित है, यानी अभ्यंतर भाग में स्थित है। और कोई बिंदु P हम वृत्त के ऊपर लेते हैं तो ये कहाँ बिंदु P कहाँ स्थित है? वृत्त के ऊपर स्थित है, यानी वृत्त पर स्थित है। ये हमने एक Q बिंदु लिया है। तो Q बिंदु कहाँ पर स्थित है? ये वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है, यानी एक्सटीरियर पॉइंट है ये। तो इस प्रकार हमने बिंदु O, बिंदु P और Q से वृत्त के जो तीनों भाग हैं उनको हमने समझा। तो इसी प्रकार वृत्त तथा इसका अभ्यंतर भाग, ये वृत्त है, ये वृत्त, और ये इसका क्या है? अभ्यंतर भाग है। ये मिल करके सर्कुलर रीजन यानी वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। ये जो वृत्तीय क्षेत्र बना है इसका जो अभ्यंतर भाग और वृत्त दोनों मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार अभ्यंतर भाग और वृत्त जो ये हमारे पास पथ है ये दोनों मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। ये वृत्त का स्थिर बिंदु जो वृत्त का केंद्र O है। अब हम वृत्त के ऊपर 2 बिंदु P और Q लिए हैं हमने। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार रेखाखंड जो PQ है यह वृत्त की जीवा कहलाता है। जीवा एक रेखाखंड है जिसके दोनों सिरे वृत्त पर स्थित होते हैं। तो ये हमारे पास वृत्त है। तो ये हमने 2 बिंदु P और Q लिए हैं। रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा कहलाता है। तो इस प्रकार कितनी जीवाएं एक वृत्त में खींची जा सकती हैं? तो वृत्त के ऊपर असंख्य बिंदु हैं। तो असंख्य बिंदु हैं, तो असंख्य बिंदुओं को मिलाने से अपरिमित रूप से अनेक जीवाएं हो सकती हैं। अब हम एक जीवा ऐसी लेते हैं जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। हमने AB जीवा ली है जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। तो इस जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहते हैं। तो इस प्रकार AOB ये जो रेखाखंड है ये वृत्त का व्यास कहलाता है।
तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वह जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है और वह जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इस प्रकार अब देखिए O इसका केंद्र है, तो OA बराबर है OB। तो OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, OB भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या से दुगना होता है। इस प्रकार व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है और यह लंबाई में वृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है। तो यदि हमें व्यास मालूम हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो हम व्यास की लंबाई को आधा कर देंगे तो वो वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम हो जाएगी। और हमें यदि OA यानी त्रिज्या दे रखी है और वृत्त का व्यास पूछा है तो त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो हमें वृत्त का व्यास प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखिए कि वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं। अब आप एक वृत्त बनाइए और जीवाएं खींचिए, ऐसी जीवाएं खींचिए जो केंद्र O से होकर गुजरे और फिर आप देखिए कि कितने व्यास बना सकते हैं। इस पर आप विचार कीजिए। हम इस पर 2 बिंदु P और Q ले रहे हैं, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, और यहाँ पर हम एक बिंदु R ले रहे हैं। 2 बिंदु P और Q के बीच में वृत्त का जो भाग है इसे हम एक चाप कहते हैं। तो चाप को हम परिभाषित कर रहे हैं, चाप जिसको इंग्लिश में हम आर्क कहते हैं। P और Q जो चाप है इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, P Q के ऊपर ऐसे हमें कर्व लगा हो तो आर्क लगी हो तो इसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि बिंदु P और Q से ये भाग छोटा भाग नज़र आ रहा है और बिंदु P, R और Q जो ये जो चाप है ये आपको बड़ा भाग नज़र आ रहा है। तो इस छोटे भाग को क्या कहते हैं और बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए, बड़े भाग को हम दीर्घचाप कहते हैं और छोटे भाग को हम लघु चाप कहते हैं। ये जो बड़ा भाग है P Q, इसको हम बड़े भाग को दीर्घचाप P Q कहते हैं और छोटे भाग को हम लघु चाप कहते हैं। लघु चाप P Q को हम P Q से व्यक्त करते हैं और दीर्घचाप P Q को हमने एक R बिंदु ले लिया यहाँ पे, तो P R Q से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वृत्त पर स्थित 2 बिंदु वृत्त को 2 चापों में विभाजित करते हैं। एक तो हमारे पास ये लघु चाप P Q और दूसरा हमारे पास है दीर्घचाप P Q। अब देखिए, हमने वृत्त पर 2 बिंदु A और B लिए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र O से होकर जाती है। तो इस प्रकार ये जो दोनों बिंदु है वृत्त के कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? ये 2 चाप को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक ये A P Q B चाप है और एक A R B चाप है। तो ये दोनों चाप क्या हैं? बराबर हैं। तो इस प्रकार AOB क्या है? वृत्त का व्यास है। तो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये भी अर्धवृत्त है और जो नीचे वाला क्षेत्र है ये भी क्या है? अर्धवृत्त है। इस प्रकार वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है जिसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। ये जो वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई है इसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो परिधि संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। ये जो संपूर्ण लंबाई है वृत्त की इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। अब हम वृत्त पर 2 बिंदु फिर P Q ले रहे हैं। हमने ये 2 बिंदु P Q लिया और इनको हमने मिला दिया। देखिए, अब आप देख रहे हैं कि ये जो जीवा है P Q, हमें एक जीवा प्राप्त हुई है। ये जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो इसके प्रकार जीवा और चाप के
मध्य क्षेत्र को हम वृत्तीय क्षेत्र का खंड या सरल शब्दों में हम इसे वृत्तखंड कहते हैं। तो इस प्रकार वृत्तखंड किसे कहते हैं, देखिए वृत्तखंड जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या सरल शब्दों में वृत्तखंड कहते हैं। इस प्रकार जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को, तो प्रत्येक चाप कौन सी है, एक हमारे पास पी क्यू लघु चाप है और एक हमारे पास है दीर्घ चाप है। इनके मध्य के क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं। तो ये जो दोनों खंड हैं आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो ये जो लघु चाप है ये लघु वृत्तखंड बनाती है, इसको हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कहेंगे हम। और जो दीर्घ चाप और जीवा जो खंड बनाती है ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो इस प्रकार जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। जीवा लघु चाप के साथ मिलकर के लघु वृत्तखंड बनाती है और दीर्घ चाप के साथ मिलकर के दीर्घ वृत्तखंड बनाती है। केंद्र O वाले वृत्त की OP और OQ दो त्रिज्याएं हैं और PQ क्या है, एक चाप है। ये दोनों त्रिज्याएं और चाप मिलकर के एक त्रिज्याखंड बनाती हैं। तो ये लघु चाप है जो ये लघु त्रिज्याखंड बनाएगी और ये जो दीर्घ चाप है वो क्या बनाएगी, दीर्घ त्रिज्याखंड बनाएगी। तो आइए अब हम त्रिज्याखंड को परिभाषित करते हैं। त्रिज्याखंड केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास चाप के दोनों सिरे P और Q हैं। तो OP और OQ क्या हैं, दो त्रिज्याएं हैं। तो दोनों त्रिज्याएं और चाप के मध्य क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड कहते हैं। तो लघु चाप के संगत लघु त्रिज्याखंड होता है, तो इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। और ये हमारे पास अगर हम बिंदु R लें तो PRQ जो चाप है और OP और OQ मिल करके जो त्रिज्याखंड बनाते हैं वो कौन सा है, दीर्घ त्रिज्याखंड है, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इस प्रकार दीर्घ चाप और त्रिज्याएं मिलकर के दीर्घ त्रिज्याखंड बनाती हैं और लघु चाप और त्रिज्याएं मिलकर के लघु त्रिज्याखंड बनाती है। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए वृत्त के सभी पद आपको समझ में आए हैं।